अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हम हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम नैन्सी है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो भी 4 बच्चों से। बट उसकी आंटी और कजन उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। आंटी बताती है कि उसने उसके मॉम डैड को भी मार दिया है, अब उसके बच्चों की बारी है, फिर वो उसे मार देगी। वो दोनों बताती हैं कि तेरा एक बुढ़े के साथ वन नाइट स्टैंड था, पर नैन्सी को याद आता है कि जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड था वो लड़का तो काफी जवान सा लग रहा था, पर उसे उसका सही से फेस याद नहीं था। नैन्सी की पहली 2 बेटियां होती हैं, तो वो उन्हें पकड़ के ले जाती है और उनपे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे वो दोनों बच्चियां मर गई थी। फिर नैन्सी दोबारा एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसे भी पकड़ के ले जाते हैं। फिर चौथी बच्ची का जन्म होता है। चौथा बच्चा भी पेट में था, बट वो नैन्सी को समुद्र में डाल देते हैं, जिससे नैन्सी मरने लगी थी। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं नैन्सी अपनी बेटी के साथ अपनी कंट्री वापस आ गई थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि नैन्सी और उसकी बेटी को ग्रैंडमा ने बचा लिया था और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अपनी जान बचाने के बदले नैन्सी ने ग्रैंडमा के लिए मिस्टर मू से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, जो कि अभी कोमा में गया हुआ है। इसलिए वो 5 साल बाद वहाँ आई है ताकि वो मिस्टर मू से मिल सके, जिससे उसकी शादी हो चुकी है। उसकी बेटी त्यान पूछती है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहती है, हम बस तुम्हारे डैड के पास जा रहे हैं। इनफैक्ट उसने झूठ बोला था, क्योंकि मिस्टर मू तो त्यान का डैड है ही नहीं, बट वो फिर भी वहाँ आई है क्योंकि वो मिस्टर मू के सहारे अपने कजन और आंटी से बदला लेना चाहती है, ताकि वो अपनी मॉम डैड की प्रॉपर्टी को वापस छीन सके और अपने दूसरे बच्चे को भी ढूंढ सके। फिर जब वो मिस्टर मू को देखती है तो हैरान थी, क्योंकि वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहले भी देख चुकी है, या ये वही वन नाइट स्टैंड वाला लड़का है। बट हम देखते हैं उस टाइम वन नाइट स्टैंड के टाइम मिस्टर मू ही वो लड़का था, जबकि नैन्सी अभी श्योर नहीं थी। अभी त्यान जो छुपी हुई वहाँ देख रही थी, वो भाग के आती है और उसे किस कर देती है। वो पूछती है, बेटी तुमने ये क्या किया? तो कहती है, मम्मी ये अंकल कितने हैंडसम है, क्या आप इससे शादी नहीं कर सकती? क्या ये मेरे डैडी नहीं बन सकते? नैन्सी तो एकदम हैरान थी, क्योंकि त्यान का फेस बिल्कुल मिस्टर मू से मैच किया जा रहा था। और फिर कहती है, आज से ये अंकल तुम्हारे डैडी हैं। तो त्यान बड़ा खुश होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर मू अपना हाथ हिला रहा है। नैन्सी के डैड की पेंटिंग की मैन्युस्क्रिप्ट की बोली लग रही थी, तो नैन्सी वहाँ आती है। सब लोग उसके मिलियंस में बोली लगा रहे थे, पर नैन्सी किसी भी तरीके से उस पेंटिंग को पाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके डैड की थी। इस पे वो सबसे ज्यादा हाई प्राइस की बोली लगाती है, जिससे सब हैरान थे कि आखिर ये है कौन। और उन्हें पता चलता है कि ये क्वीन बार की क्वीन है। कजन उससे जाकर कहती है, तू पागल ही है जो इतनी बेकार सी पेंटिंग इतने मिलियंस में खरीद ली। नैन्सी कहती है, क्योंकि वो तेरी औकात से तो बाहर है ना, तुझे क्या उसकी कीमत पता। जैसे वो उसका फेस देखती है तो एकदम हैरान थी, क्योंकि वो तो नैन्सी थी जिसे उसने कब का मार दिया था। तो जिंदा कैसे हो सकती है? नैन्सी कहती है, हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे बदला लेने आई हूँ। और फिर उसे जान से मारने लगी थी। बता मेरा बच्चा कहाँ है? तो बताती है कि मैंने तेरे बच्चे पे सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, पर वो कोई काम नहीं करा, इसलिए मैंने उसे कहीं छोड़ दिया। शायद हो सकता है वो मर गया हो, तो उसे और जान से मारने लगती है। तभी वहाँ पे नैन्सी की बेस्टी आ जाती है और कहती है, कंट्रोल कर खुद पे, तू इसे ऐसे जान से नहीं मार सकती। और उसे वहाँ से पकड़ के ले जाती है कि ऐसे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमें इसे चालाकी से सबक सिखाना पड़ेगा। पर नैन्सी रोने लगी थी, क्योंकि शायद उसका वो बच्चा भी जिंदा नहीं है। वो कहती है, मुझे पता है तू बदला लेना चाहती है। मुझे बताती है, हाँ मुझे उस हैकर के बारे में पता चला, सुना है सिर्फ वही हमारे प्रूफ ढूंढने में हेल्प कर सकता है। पर हैरानी की बात यह है कि वो हैकर सिर्फ 5 साल का बच्चा है। टमो की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था। बातों बातों में नैन्सी से पूछने लगी थी, क्या तुम वही लड़के हो वन नाइट स्टैंड वाले? पर नहीं, तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो सुना है कार एक्सीडेंट हो गया था और तब से तुम कोमा में पड़े हो। और मैंने तो ये भी सुना है तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम किसी लड़की को भाव नहीं देते। क्या तुम्हें लड़के पसंद है? तभी मिस्टर मू हिल जाता है, तो वो हैरान थी, तुम हिले या तुम्हें बुरा लगा? पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लड़कों को भी लाइक करते होगे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जो कजन से शिकायत कर रही थी कि पता नहीं उस लड़की को मिस्टर मू की वाइफ किसने बना दिया। तभी वहाँ पर नैन्सी आती है, पर कजन उसे देख हैरान थी कि ये तो नैन्सी है। नैन्सी कहती है, बकवास बंद कर, मैं सू फैमिली से हूँ और मैं तुझे नहीं जानती, और चली जाती है। इधर नैन्सी मिस्टर मू से बातें कर रही थी, जो अभी भी कोमा में था,
और पूछती है, यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे लोग हैं, बस मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। काश तुम उठ जाओ और बता दो कि वन नाइट स्टैंड वाले तुम ही थे। और उसके ऊपर सिर रख के सोने लगी थी, बट उसका हाथ हिल जाता है तो कहती है, क्या तुम कोमा से बाहर आ रहे हो? तभी वहां पर कसन आती है और कहती है, पता नहीं तू सू फैमिली में कैसे पहुंच गई और मिस्टर मू को पटा रही है। नैन्सी से वार्निंग देती है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो कहती है, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, यहाँ पे तू कुछ नहीं कर सकती। जिस ग्रैंडपा ने तेरी मिस्टर मू से शादी करवाई है, अगर मैं उसे उड़वा दूं तो मिस्टर मू भी मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ की रिच यंग लेडी बन जाऊंगी। तभी तैंतन भगी आती है और पूछती है, मम्मी ये आंटी कौन है? नैन्सी उसे जाने का इशारा करती है। कजन कहती है, अच्छा तो ये है तेरी बेटी, और उसे जुगली बोलने लगी थी तो तैंतन कहती है, आंटी आप इतनी गंदी संदी बातें क्यों करती हो? क्या आपको तमीज नहीं है? आपने जो भी कुछ उल्टा सीधा बोला है ना, मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैंने इस वॉच का बटन दबाया ना तो रिकॉर्डिंग सीधा ग्रैंडपा के पास पहुंच जाएगी। कजन कहती है, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, जरा मेरे पास आना, मैं तुम्हें चीजें दूंगी। तैंतन कहती है, आंटी आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको पहले मेरी मम्मी से माफी मांगनी होगी। पर कजन उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। नैन्सी कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दे वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। वो कहती है, तू अपनी बोलती बंद कर, तेरी बेटी इस वक्त मेरे हाथों में है तो तू कुछ नहीं कर सकती, समझी तू? नैन्सी कहती है, तुझे मेरे से बदला लेना है ना तो मुझे मार, मेरी बेटी को छोड़ दे। कजन कहती है, ओके तो तुझे इस विंडो पे से कूदना होगा, जब तू मर जाएगी तभी मैं तेरी बेटी को छोड़ूंगी। तो नैन्सी विंडो से कूदने जाने वाली थी और कहती है, पक्का मेरी बेटी को छोड़ देगी ना तू? पर तैंतन चिल्ला रही थी, डैड प्लीज उठ जाओ, मेरी मम्मी को बचा लो। कजन कहती है, किसे बुला रही है तू? इसे? ये तो लंगड़ा है, ये नहीं उठ पाएगा और कोमा में पड़ा है, ये तुझे नहीं बचा पाएगा। तभी मिस्टर मू उठ के कहता है, छोड़ो उसे। और लंगड़ा किसे बोला? तैंतन कहती है, डैडी प्लीज मुझे बचा लो, और भाग के जो उसे हक्का लेती है, जबकि कजन के तो होश ही उड़ गए थे। मिस्टर मू कहता है, तुम मेरे कमरे में कैसे घुस आई? क्या हमारे घर में बॉडीगार्ड्स खत्म हो गए हैं? वो कहती है, मैं नहीं, ये तुम्हारे घर में घुसी है, मैं तो तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ। नैन्सी कहती है, ये मेरे पीछे पीछे आ गई, पता नहीं ये मुझे देख के चिढ़ क्यों रही है, मैं अभी गार्ड्स को बुला के लेके आती हूँ। और जाने लगी थी तो जाती हुई कजन को कहती है, मिस्टर मू अब तुझे छोड़ेगा नहीं। कजन उसे अपनी सफाई देने लगी थी कि तुम्हारी और मेरी फैमिली एक दूसरे के कॉपरेशन है उनका, बट मिस्टर मू उसे रूम से बाहर फेंक देता है। जैसे कजन जाने लगती है और कहती है, मिस्टर मू तुम्हें बाहर फेंक देगा। वो कहती है, तू अपना देख, हम हस्बैंड वाइफ अपना मैटर अपना सॉल्व कर लेंगे। तैंतन कहती है, मम्मी डैडी उठ गए, क्या मैं अब डैडी के साथ खेल लूं? वो कहती है, नहीं बच्चे, अभी उन्हें आराम करने की जरूरत है ना। और फिर मिस्टर मू से कहती है, मिस्टर मू आप रेस्ट करिए, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। मिस्टर मू कहता है, तुम इस बच्ची को भेज दो, मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। तो वो तैंतन को भेज के नैन्सी उसके उठने में हेल्प करने लगी थी। वो कहता है, दूर हटो मुझसे, मुझे टच क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुम अभी अभी कोमा से ठीक हुए हो ना, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। बट मिस्टर मू कहता है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और तुम्हें इस घर में घुसाया किसने है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो नैन्सी बताती है कि मुझे आपके ग्रैंडपा ने रखा है, मैं आपकी वाइफ बन के यहाँ रह रही हूँ। वो कहता है, तो ग्रैंडपा ने तुम्हें रखा है, मैंने नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, जाओ यहाँ से। वो कहती है, तुम चाहे मना करो या हाँ करो, मुझे यहाँ पे रहना ही होगा। वो उसे भगाने लगा था पर नैन्सी उसका पैर दबा देती है। तो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वो कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा है? यानी तुम्हारे टांगे ठीक हो सकती हैं, अभी ये संभावना है, जैसे तुम कोमा से बाहर आए हो, जल्दी तुम ठीक भी हो जाओगे। मिस्टर मू कहता है, तुम डॉक्टर नहीं हो, मेरा इलाज क्यों कर रही हो? बट नैन्सी उसे सिड्यूस करने के बहाने टच किए जा रही थी और कहती है, तुम दिखने में तो मर्द ही लगते हो। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तो नैन्सी मिस्टर मू को बताती है कि मैंने तुमसे इससे शादी की ताकि जब तुम ठीक हो जाओगे मैं यहाँ की रिच वाइफ बन सकूं। तो मिस्टर मू से भगाने लगा था, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे चूचू आती है और बताती है कि भाई तुम्हें पता नहीं है, जब तुम कोमा में थे ये लड़की तुम्हारी बॉडी साफ करती थी, ग्रैंडपा ने इसे तुम्हारी वाइफ बना के रख रखा, इसने मुझे भी बुली किया। मिस्टर मू तो ये सुन हैरान था, क्या इसने मुझे टच किया? तो बताती है कि हाँ ये तुम्हें रोज बॉडी मसाज देती थी। मिस्टर मू की आंटी कहती है, अब तो मिस्टर मू उठ गया है और वो ठीक हो गया है, अब इसके वाइफ की कोई जरूरत नहीं, इसे हम भगा देंगे। नैन्सी कहती है, तुम कौन होती मुझे भगाने वाली? मेरी और मिस्टर मू की शादी हो गई है और हमारा जो भी फैसला होगा वो ग्रैंडपा डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। और वैसे भी अभी तो मुझे मिस्टर मू को और ध्यान रखना है,
चूचू से भगाने लगी थी, पर मिस्टर मो चूचू को बाहर जाने को बोल देता है और फिर नैन्सी से पूछता है, बताओ तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। वो कहती है, मैंने बताया ना, मैं अमीर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिस्टर मो कहता है, मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई आ रहा था कि तुम किसी वन नाइट स्टैंड की बात कर रही थी, बताओ कौन है वो लड़का। वो कहती है, तुम्हें सुनाई आया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो कहता है, मुझे ये भी सुनाई आया, और तुमने कहा था कि मैं लड़कों को लाइक करता हूँ, और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। वो कुछ बोलने वाला था, बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि जरूर तुम हेलुसिनेट कर रहे होगे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगा था तो कहती है, शर्माओ मत, मैं तुम्हें नहीं देखने वाली, मैंने तुम्हें ऑलरेडी देख रखा है, और भूलो मत तुम अभी चल नहीं सकते हो। मिस्टर मो कहता है, सीधा से बताओ तुम्हें चाहिए क्या। वो कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा ध्यान रखूं। वो कहता है, सोचना भी मत, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी वह असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि नीचे बोर्ड मेंबर्स आए हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। नैन्सी उसके कान में कहती है, बोर्ड मेंबर्स आए हैं, क्या तुम सच में इसे हैंडल कर लोगे या फिर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो जरूर ये चेक करने आए होंगे तुम ठीक हो या नहीं, तो तुम उन्हें बताओगे कैसे कि तुम चल नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और फिर वहां पार्टी में जाती है। सब लोग पूछने लगे थे कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। तो वो बताती है कि मैं मिस्टर मो की वाइफ हूँ। सेक्रेटरी कहती है, मिस्टर मो की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो तुम कौन हो, और जाने लगी थी मिस्टर मो से मिलने, पर वो उसे रोक देती है कि मिस्टर मो अभी बिजी हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो वो कहती है, मैं मिस्टर मो की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, तो वो मुझे बताए बिना शादी कैसे कर सकता है, मुझे उससे मिलना है। नैन्सी कहती है, मैंने कहा ना, जो मैंने कहा वही होगा। असिस्टेंट बताओ इससे मैं कौन हूँ। तो असिस्टेंट बताता है कि ये मिस्टर मो की वाइफ है। तो सेक्रेटरी हैरान थी क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर मो मुझे लाइक करता है। मैनेजर कहता है, भले तुम उसके वाइफ हो, पर हम उनसे बात तो कर सकते हैं, मिलने तो जा सकते हैं। नैन्सी कहती है, तुम्हें पता है ना मिस्टर मो कितने डेंजरस हैं, वो कितने गुस्से वाले हैं, अगर तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम्हारे साथ जो होगा। पर सेक्रेटरी चिढ़के उसे मारने वाली थी कि तूने मिस्टर मो को सेड्यूस किया होगा, बट असिस्टेंट उसे रोक देता है कि फुट लो यहाँ से। फिर नैन्सी रेडी हो रही थी और मिस्टर मो को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बोर्ड मेंबर से हैंडल कर लिया है, पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम खड़े नहीं हो सकते। वैसे काफी टाइम हो गया है, मैं तुम्हें बॉडी मसाज कर दूं। और उसके टांगों को टच करने लगी थी। वो कहता है, दूर हटो मुझसे, अपने गंदे हाथ दूर रखो। वो कहती है, क्यों, क्या हो गया, पहले तो तुम आराम से करवाते थे और तुम तो सोते हो बहुत क्यूट लगते हो। मिस्टर मो कहता है, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पे शक है, तुम सू फैमिली से नहीं हो, जरूर तुम कुछ और करने आई हो। वो कहती है, क्या बोल रहे हो, मैं सू फैमिली से ही हूँ, तभी तो मुझे चूज किया है तुम्हारी वाइफ बनने के लिए। और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है, हमारी शादी तो हो चुकी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई है। ऐसा करो, पहले तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जब तुम ठीक हो गए फिर हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे बात करेंगे। मिस्टर मो गुस्से में था और कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, निकलो अभी। वो कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पीछे बहुत लड़के पड़े हैं, पर मैं तुम्हें भी भाव नहीं देने वाली, मैं बस एक वाइफ की ड्यूटी निभा रही हूँ, तुम्हें बॉडी मसाज देके। और फिर उसके हाथ बांध देती है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हाथ बांधने की। नैन्सी कहती है, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, अब तो मेरी अच्छे से बात मानोगे, और वैसे भी कॉमन में गए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए, तुमने अच्छे से शेविंग भी नहीं की है, तो मैं तुम्हारी शेविंग कर दूंगी, शेविंग करने के बाद तुम और भी क्यूट लगोगे। और फिर उसके करीब होने लगी थी। वो कहता है, दूर हो मुझसे, मुझे टच मत करो। वो कहती है, तुम चुपचाप बैठे रहो, जो मैं कर रही हूँ चुपचाप करवाते रहो। और फिर उसकी शेविंग करने लगी थी। तो कहता है, आराम से करो। फिर वो अपने कपड़े ले आती है। वो कहता है, क्या कर रही हो। नैन्सी कहती है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी ना। मिस्टर मो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ सोओगी, चुपचाप दूसरे रूम में जाओ। नैन्सी कहती है, क्यों, अब क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारी बॉडी तक देखी है, तुम्हें मसाज तक की है, तो सोने में क्या हर्ज है। और फिर रात में वहीं नीचे अपना बिस्तर बिछाकर सोने लगती है। बट उसे रात में डरावने सपने आ रहे थे, जिसमें आंटी और कजन उसके बच्चों को उनसे छीन रही थी। तो एकदम नींद से उठ जाती है, मेरे बच्चे को टच मत करो। उसे बहुत डर लग रहा था। और फिर उठ के मिस्टर मो के साथ सो जाती है। मॉर्निंग में उठ के देखता है वो उसके साथ सो रही है, तो एकदम से उठ जाता है और हैरान था। वो कहती है, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम मेरे साथ क्यों सो रही हो। नैन्सी कहती है, मैं तुम्हारे बेड पे क्या कर रही हूँ। वो कहता है, ये बात मुझे पूछनी चाहिए, तुम मेरे बेड पे कर रही हो। वो कहती है, झूठ मत बोलो, जरूर तुम मुझे गोद में उठाकर यहाँ लिटाया होगा तुमने।
वो कहता है तुम बकवास मत करो, तुम तो कह रही थी तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और अब मेरे बेड पर खुद ही चढ़ गई हो और मुझमें तो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है तुम बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे गद्दे पे चढ़ी हूँ, तुमने मुझे उठाया होगा। मिस्टर मो कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं चल भी नहीं सकता तो तुम्हें उठा कैसे लूंगा। वो कहती है तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे भी हस्बैंड वाइफ हैं, वो भी लीगल वाले, तो अगर मैं तुम्हारे बेड पे सो गई तो क्या ही हो जाना है। और फिर जानबूझ के उसके क्लोज होकर सेड्यूस करने लगी थी ताकि उसे परेशान कर सके और कहती है तुम्हारे लिए तो मैं एक और बेबी तैयार कर लूंगी। इनफैक्ट वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वहां पे ग्रैंडपा आ गए थे और ग्रैंडपा उसका थैंक यू करते हैं क्योंकि उसकी केयर की वजह से ही मिस्टर मो ठीक हो पाया था, वो कोमा से बाहर आ पाया था। और कहते हैं मिस्टर मो तुम्हारी फिक्र करने लगा है, अभी तो उसने तुम्हें अपने बेड पे सोने दिया, वरना तो वो किसी को भी ऐसा नहीं करने देता। जल्दी मेरी फैमिली को ग्रैंडसन मिलने वाला है। तभी त्यानदन भाग के आती है और कहती है मम्मी आप रात कहाँ पे थी, क्या आप डैडी के साथ थी। ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है, कितनी क्यूट है। त्यानदन कहती है मम्मी ये डैडी के डैडी है क्या। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे डैडी का डैडी हूँ, अब से मैं तुम्हारा ग्रैंडपा बनूंगा। त्यानदन कहती है मम्मी सच में, अब तो मेरे पास डैडी भी है ग्रैंडपा भी है, तो कोई मुझे बुली नहीं करेगा, और स्पेशली वो गंदी आंटी मुझे बहुत बुरी लगती है वो। ग्रैंडपा कहते हैं त्यानदन तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊंगा, अब से कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। और फिर नैन्सी से कहते हैं तुम भी रेडी हो जाओ, अब तुम्हें कंपनी में काम करना है, जब तक मिस्टर मो ठीक नहीं हो जाता तुम्हें ये सब काम संभालना होगा। नैन्सी सोचती है मुझे इसी बात का तो इंतजार था कि अब मैं उस कजन को और उस आंटी को सबक सिखाऊंगी, उन्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगी। तभी चूचू भगी आती है और कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये कंपनी को संभालेगी। ग्रैंडपा कहते हैं तू चुप रह, क्योंकि तुझे तो कुछ आता नहीं है, और वैसे भी नैन्सी फॉरेन कंट्री से पढ़ी हुई है, उसे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है और तुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर वो कंपनी संभालेगी तो कंपनी को चाइना तक ले जाएगी। और फिर उन दोनों को ले जाते हैं और फिर त्यानदन को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। पर चूचू गुस्से में थी कि तूने ग्रैंडपा को कैसे पटा लिया, वो तेरी बातें मान रहे हैं। नैन्सी कहती है तू चुपचाप ग्रैंडपा की बात सुन, ग्रैंडपा ने कहा है कि तुझे मेरे अंडर में काम करना होगा, समझी तू, और तू अपने बॉस से ऐसे बात करेगी। चूचू उसको थप्पड़ लगाने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसी को गिरा डालती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पे हाथ चलाने की। चूचू कहती है तूने मुझे मारा। वो कहती है हाँ, अगर तू ऐसे खड़ूस से होकर बात करेगी तो ऐसे सबक मिलेगा। चूचू कहती है तू चाहे जो मर्जी कर ले बट बोर्ड मेंबर्स तुझे कभी वहां का बॉस नहीं बनने देंगे, वो तेरी उस नाजायज बेटी को वहां से बाहर फेंक देंगे। तो नैन्सी उसका गला पकड़ लेती है, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को कुछ कहने की, मेरी बेटी को कुछ मत कहना वरना मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझी तू। जिससे चूचू एकदम डर जाती है। इधर कंपनी में सब एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि मिस्टर म्यू की न्यू वाइफ कंपनी में आने वाली है। सभी तभी वहां पर नैन्सी आती है तो सब उसे ग्रीट करने लगे थे, पर सेक्रेटरी गुस्से में बैठी थी। और फिर नैन्सी के ऑफिस में उसे बहस करने आ जाती है कि तू तो मिस्टर मो के लायक ही नहीं है, पर नैन्सी उसकी बोलती बंद कर देती है और उसे काम देकर छुट्टी करती है। जैसे वो जाती है वहां पर मिस्टर मू आता है जो चेयर पर बैठा था क्योंकि वो चल तो सकता नहीं था, और कहता है तुम सच में खुद को बॉस समझ रही हो। नैन्सी कहती है देखो तो सही, मैं पहले दिन काम पे आई नहीं और मेरे हस्बैंड का मेरे बिना दिल ही नहीं लगा, वो मेरे पीछे पीछे आ गया। वो कहता है बकवास बंद करो, मैं ऑफिस में चेक करने आया हूँ, कहीं तुमने बर्बादी तो नहीं कर दी है। पर नैन्सी उसके करीब होकर उसके पैर दबाने लगी थी कि मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। वो कहता है क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। इनफैक्ट वो नर्वस हो रहा था और कहता है मुझे एक गिलास पानी ला के दो, प्यास लगी है। वो उसे पानी ला के देती है और कहती है पिलाऊं तुम्हें। वो मिस्टर मो कहता है मैं चल नहीं सकता, पर इसका मतलब ये नहीं मेरे हाथ भी नहीं चलते, और उससे पानी देने लगा था बट उससे गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहता है तुमने जानबूझ के किया ना। तो वो सॉरी बोल के उसे साफ करने लगी थी पर उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो कहता है क्या कर रही हो, शर्ट क्यों खोल रही हो। नैन्सी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, शर्ट खोले बिना मैं तुम्हारी बॉडी को साफ कैसे करूंगी। टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें सिर से पैर तक पूरा साफ किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। मिस्टर मू वाज लाइक अगर तुम्हें एक्सपीरियंस होता तो मैं आज जिंदा ना होता। वो कहती है चुप रहो। डॉक्टर कहती है चुप रहो, डॉक्टर और पेशेंट्स में ऐसे इमोशंस नहीं होने चाहिए। बट मिस्टर मो उसके हाथ खुद से दूर कर देता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बेचारा चेयर से गिर जाता है। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और फिर उठने में उसकी हेल्प करने लगी थी। तभी कोई गेट बजाता है। वो कहती है तुम्हें जल्दी से छुपना होगा, अगर किसी ने देख लिया तुम चल नहीं सकते तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मिस्टर मो कहता है मैं छुपूं बॉस होकर। वो कहती है तो ठीक है, सबको पता चल जाएगा तुम चल नहीं सकते। ही वाज लाइक ओके ओके मेरी हेल्प करो।
तो वो उसके उठने में हेल्प करती है और उसे अपने टेबल के नीचे छुपा लेती है। और रही बात व्हीलचेयर की, उसे भी अपने रूम में छुपा देती है। तभी वहां पे मैनेजर आता है। इनफैक्ट वो मीटिंग की बात करने आया था। नैन्सी से ओके बोलकर बाहर जाने को बोल रही थी, पर मिस्टर मू नीचे से उसकी टांग खींचे जा रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। तो मैनेजर जैसे बाहर से आता है, वो उसे लात मार देती है। मैनेजर आकर सारी बात सेक्रेटरी को बताता है। सेक्रेटरी सोचती है, यानी उस नैन्सी ने अपने ऑफिस में किसी लड़के को छुपा रखा था। वो अभी मिस्टर मू की पीठ के पीछे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है उसका। मैनेजर कहता है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद लड़का हो सकता है वो। इधर मिस्टर मू उसके पैर पे काट लेता है। वो कहती है, तुम पागल हो गए क्या? तुम कुत्ते हो? वो कहता है, क्या कहा? वो कहती है, तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, मैं तुम्हें बचाया है। तुम अभी पकड़े जाते, समझे तुम? तो वो उसे पकड़ के बाहर निकालती है और चेयर पे बैठा देती है। फिर वो जल्दी से अपना मेकअप करने लगी थी। तो कहता है, कितना मेकअप थोपोगी? नैन्सी कहती है, जब तक मैं तुम्हारी रिच वाइफ नहीं बन जाती। इनफैक्ट वो उसे चिढ़ा रही थी और कहती है, तुमने सुन लिया ना, मुझे मीटिंग में जाना होगा। मिस्टर मू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती है, इतने क्लिंजी मत बनो, हमारी अभी अभी तो शादी हुई है, ऐसे मुझसे चिपको मत, बस अपनी जल्दी से ठीक होने का इंतजार करो। बॉडीगार्ड आता ही होगा तो मैं चुपके से ले जाएगा यहाँ से। मिस्टर मू कहता है, तुम मुझ पे ऑर्डर चला रही हो? वो कहती है, नहीं तो मैं तो बस एक वाइफ की ड्यूटी निभा रही हूँ। चुपचाप घर जाओ और वेट करो, मैं तुम्हारी मसाज दूंगी आके। ओके अभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और भाग जाती है। पर फिर नैन्सी को पता चलता है कि जिसके साथ उसकी मीटिंग है वो कोई और नहीं, उसकी आंटी है। और कहती है, आंटी तुम? पर आंटी जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो उसे पहचान न रही हो। और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, तुम पियोगी नहीं? शायद तुम्हें कुछ याद आए। नैन्सी धीरे धीरे करके वो कॉफी पीती है तो उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके मॉम डैड उसके लिए ऐसी कॉफी बनाया करते थे। पर फिर वो बेहोश होने लगी थी। आंटी कहती है, तू भले ही वापस आई है बदला लेने के लिए, पर तू अभी है वैसे की वैसे डम्ब। तूने फिर भी ये कॉफी पी ली? तुझे पता है ना मैंने इसमें नशा मिलाया होगा पिछली बार की तरह। पता नहीं तू जिंदा कैसे बच गई, पर अब नहीं बच पाएगी। और फिर फोन करके कुछ लड़कों बुलाने लगी थी ताकि वो नैन्सी को फंसा सके और मिस्टर मू से छोड़ दे। पर नैन्सी उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है और कहती है, तुझे क्या लगता है मैं इतनी भोली भाली हूँ? मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? मैंने उस कॉफी का पहले एंटीडोट पी लिया था, मुझे अब नशा नहीं हो रहा, मैं सब नाटक कर रही थी। पहले ये बता मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती है, हाँ तेरा बेटा है, पर मुझे ये नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। इतने में वहाँ कजन आ जाती है और उसके साथ गुंडे भी थे। आंटी कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दे। वो कहती है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया, हमारी फैमिली बैंकरप्ट होगी, तो तूने मेरे 2 बच्चों को मार दिया, एक को मुझसे दूर कर दिया। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में छोड़ दूं? पर आंटी जैसे जैसे छुड़ जाती है। नैन्सी के पास रिकॉर्डर था जिसमें उसने उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, वो प्रूफ था। बट उनके गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर एक बच्चा छुपने में उसकी हेल्प करता है। इनफैक्ट वो वही लड़का है 5 साल वाला हैकर। पर उसके मॉम डैड उसे बुली करते थे क्योंकि वो अडॉप्टेड है, इसलिए नैन्सी उन्हें वार्निंग देती है। इधर मिस्टर मू त्यानदान को कहानी पढ़ के सुना रहा था, प्रिंसेस वाली। तो वो बड़ा खुश होती है और पूछती है, डैडी क्या स्टोरी में आप वो प्रिंस चार्मिंग हो और मॉमी वो सिंड्रेला है? जरूर मैं फेयरी होंगी। पर नैन्सी को खड़ा देख मिस्टर मू कहता है, क्या हुआ, वापस आ गई इतनी लेट? क्या तुम अपनी बेटी को भूल गई थी? नैन्सी कहती है, बेटा मम्मी के साथ रूम में चलो, अंकल को रेस्ट करने दो। वो कहती है, नहीं मुझे आज डैडी के साथ ही सोना है, वो भी मेरे साथ ही सोना चाहते हैं। वो कहती है, तुम चुपचाप जाके ग्रैंडपा के साथ सो जाओ, जल्दी जाओ, मम्मी को अंकल को मसाज देनी है, फिर शायद तुम इनके पास सो जाना। तो टेंटन भाग जाती है। मिस्टर मो पूछता है, तुम कहाँ गई थी? बट वो उसके पैर दबाने में बिजी थी। वो पूछता है, मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ गई थी? वो कहती है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्यों मेरे दिमाग खा रहे हो? मैं तुम्हारी मसाज कर रही हूँ ना। मिस्टर मो कहता है, अब तुम मुझ पे गुस्सा भी दिखाने लगी हो? शुक्र करो मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं फेंका। पर फिर देखता है नैन्सी उसके पैर दबाती दबाती रोने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तो कहता है, किसने तुम्हें बुली किया? क्या आंटी ने तुम्हें बुली किया? मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ अपनी आदत सुधार लो, वरना जब मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। वो कहती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मिस्टर मो कहता है, सच कहूँ तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। नैन्सी सोचती है, आंटी और कजन को मेरी सच्चाई पता चल गई है, तो मिस्टर मो से तो सिर्फ मैं मिस्टर मो की हेल्प से उनसे बदला ले सकती हूँ, वरना वो मुझे और मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ करना होगा मिस्टर मो को पटाने के लिए, मुझे इसे अपने प्यार में डालना होगा। और फिर उसकी आंखों पे हाथ रख के उसे किस कर देती है। वो कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम पागल हो गई हो? वो कहती है,
क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे सेंसेस को ऐसे जगाना पड़ेगा, तुम्हें बार बार टच करना पड़ेगा, तभी तुम जल्दी ठीक होगे। तेंदन कहती है मम्मी मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैं यहाँ तक मुझे आप दोनों के साथ सोना है। वो कहती है नहीं बेटा, तुम मम्मी के साथ दूसरे रूम में सोना, डैडी को डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर मो कहता है नहीं तेंदन तुम इधर आओ, और उसे बैठाकर कहता है तुम जाओ, मैं अपनी बेटी के साथ सोऊंगा। पर फिर नैन्सी भी वहीं सोने लगती है। तेंदन के सोने के बाद वो कहती है क्यों ना हम एक डील करें, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी, फिर 1 साल बाद हम दोनों डाइवोर्स कर लेंगे, मैं तुम्हारे घर को आराम से छोड़ के चली जाऊंगी। मिस्टर मो कहता है तुम सच सच बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो कहती है मेरी चाहे जो भी वजह हो, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी, ना तुम्हारी मुंह फैमिली को हर्ट करूंगी। मेरी कहानी बहुत लंबी है, जिस दिन तुम सच में मुझे मानने लग गए तभी मैं तुम्हें सच बताऊंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो देखने लगा था तो कहती है डॉक्टर ने कहा ना मैं इसलिए टच कर रही हूँ। मिस्टर मो कहता है सच कहूं तो मुझे बार बार लगता है कि मैंने कहीं देखा है। वो सोचती है कि मिस्टर मो ही वही लड़का है 1 नाइट स्टैंड वाला 5 साल पहले, और पूछती है याद करो तुमने मुझे कहाँ देखा है? वो कहता है बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, कार एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है, पर तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो। वो पूछती है क्या 5 साल पहले तुम किसी होटल में गए थे? वो कहता है नहीं तो 5 साल पहले तो मैं अब्रॉड में स्टडी करने गया था, मैं किसी होटल में कैसे होऊंगा? तो वो कहती है चलो छोड़ो सोते हैं चुपचाप, और फिर सोने लगी थी। मिस्टर मो कहता है क्या हुआ तुम डर गई, सो क्यों रही हो? वो कहती है मुझे लग रहा है तुम मुझसे डर रहे हो, तुम्हारी मसाज करूं? तो वो जल्दी से सो जाता है। नेक्स्ट डे वो पूछती है क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? वो कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप पैर दबाती रहो। तो वो दबाने लगी थी। नैन्सी कहती है ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाती हूँ, क्या तुम्हें क्या पता फिजिकल टच से तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मिस्टर वो कहता है ओके तुम बैठ जाओ। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। सेक्रेटरी और मैनेजर उनकी बातें सुन रहे थे। सेक्रेटरी कहती है अंदर जरूर लड़के की आवाज आ रही है, वो मिस्टर मुंह के पीछे किसी और लड़के के साथ, आज तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। और मैनेजर को गेट तोड़ने कहते हैं। मैनेजर मना कर रहा था बट वो डर के मारे उसके तोड़ने लगा था, पर जैसे मैनेजर देखती है वो तो मिस्टर मुंह था तो हैरान, पर जैसे सेक्रेटरी देखती है वो तो हैरान थी क्योंकि वो कोई और नहीं मिस्टर मुंह था। वो कहती है तुम ऐसी हरकतें ऑफिस में कैसे कर सकते हो? नैन्सी कहती है मैं और मेरा हस्बैंड ऑफिस में जो मर्जी करें, हमारा ऑफिस हमारी मर्जी, तुम कौन होती हो? मिस्टर मो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे ऑफिस में घुसने की, और तुमने गेट तोड़ने की हिम्मत की, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे लगा ये किसी और लड़के के साथ है और झूठ बोल रही है। मिस्टर मो कहता है तुमने मेरी वाइफ पे शक किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, समझे तुम? तो वो भाग जाती है। नैन्सी कहती है हबी तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो कहता है तुम ज्यादा उछलो मत, मैंने बस बात को बढ़ाने की वजह से ऐसा किया है, और मुझे टच करने की कोशिश मत करो। वो कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें अभी तक से टच भी नहीं किया है। वो कहता है तुम कितनी बेशर्म हो। तभी नैन्सी को उसके बेस्टी का फोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारे डैड की पेंटिंग को किसी सीईओ ने खरीद लिया है, वो भी बहुत हाई प्राइस में। नैन्सी कहती है मैं अभी आई। मिस्टर मू पूछता है किसका फोन था? तो कहती है मेरी बेस्टी के बेटे का कुत्ता जो है ना वो बीमार है, मैं अभी आ रही हूँ। और फिर वहां से भाग जाती है। फिर वो अपनी बेस्टी से मिलने आती है तो वो उसे बताती है कि मुझे किसी भी तरीके से उस सीईओ से भी पेंटिंग खरीदनी होगी क्योंकि वो मेरे डैड की आखिरी पेंटिंग थी। इसलिए वो पहले बेस्टी को वहां भेज देती है ताकि वो सीईओ से बात कर सके। पर फिर जब वो खुद अंदर जाती है तो देख के हैरान थी क्योंकि वो सीईओ कोई और नहीं मिस्टर मू था। पर मिस्टर मू को उस पर शक ना हो इसलिए जानबूझ के नाटक करने लग जाती है। मिस्टर मू तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम किसी और लड़की के साथ? उसकी बेस्टी कहती है क्या बोल रही हो, हम दोनों पहली बार मिले हैं, हम पेंटिंग के बारे में बात करने आए थे। वो कहती है तुम बकवास मत करो, तुम मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही थी। इनफैक्ट वो ऐसा जानबूझ के कर रही थी ताकि मिस्टर मू का ध्यान उस पर मत जाए। मिस्टर मू उसकी बेस्टी को जाने को बोल देता है कि हम बाद में बात कर लेंगे, और उससे कहता है तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, तुम यहाँ पे कैसे आई? वो कहती है नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, मैं तो यहाँ वैसे आई थी पर अचानक तुम मिल गए। मिस्टर मो कहता है पर तुम यहाँ क्यों आए? मिस्टर मो कहता है ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं उन्हें पेंटिंग गिफ्ट देने वाला था। नैन्सी सोचती है मेरे डैड ने तो कभी भी पैसों के लिए पेंटिंग नहीं बनाई थी, इनफैक्ट उसके डैड ने उसके लिए पेंटिंग बनाई थी ताकि वो दहेज में उसे दे सके, पर वो मिस्टर मो को ये बात बता भी नहीं सकती थी। पर मिस्टर मो को उस पर शक हो रहा था और कहता है तुम जरूर उस लड़की को पहले से जानती हो और तुम एक्टिंग कर रही थी, मुझे क्या पता मेरी पीठी पीछे तुम क्या क्या कर रही हो, और मैंने तो सुना है सू फैमिली की कोई बेटी नहीं है,
वो कहती है प्लीज मेरे विश्वास करो, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे 1 साल दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी। मिस्टर मो कहता है मैं तुम स्ट्रेंजर का विश्वास कैसे करूं, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों वहां से चले जाओ, समझे तुम। और बॉडीगार्ड उसे ले जाता है। फिर नैन्सी अपने डैड से मिलने चाहती है और उनसे माफी मांग रही थी कि वो अभी तक उन्हें न्याय नहीं दिलवा पाई। इनफैक्ट पास्ट में उसके डैडी पेंटिंग बनाया करते थे, वो नटखट हरकतें करती रहती थी। तब उसके डैड ने उसे बताया था कि ये पेंटिंग स्पेशली उन्होंने उसके लिए बनाई है। तभी उसे फोन आता है कि मिस्टर मो की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो भाग के आती है और पूछती है मिस्टर मो तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हारे टांगों में दर्द हो रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ से चली जाओ, तो क्या कर रही हो यहाँ पे। पर नैन्सी उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना ही उसकी केयर करने लगी थी और कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और उसके माथे पे हाथ रख कहती है तुम्हें फीवर कैसे हो गया, तुम वेट करो मैं अभी मेडिसिन लेके आ रही हूँ। और फिर उसे मेडिसिन खिलाने लगी थी, वो नहीं खा रहा था। कहती है लगता मुझे माउथ टू माउथ खिलानी पड़ेगी। मिस्टर मो कहता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। तो वो उसे मोटिवेट करने लगती है कि अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी सबका क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, तुम्हें खुद को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, तुम हार नहीं मान सकते। मिस्टर मो कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो, अगर मैं पूरी जिंदगी खड़ा ना भी हो पाया तब भी। वो कहती है हाँ मैं तुमसे तब भी शादी करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर मो कहता ओके तो ठीक है, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा, पर अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। और हाँ मेरे साथ चीटिंग तो बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो फिर देख लेना, मुझसे कभी कुछ छुपाना मत। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वो कहती है ओके ओके। पर फिर मिस्टर मो से देख के शर्माने लगा था तो कहती है तुम तो बहुत इनोसेंट हो, क्या तुमने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। वो कहता है ऐसा नहीं है, लड़की थी बहुत सारी पर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था, पर हाँ अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, किसी और लड़की को टच किया तो मैं तुम्हारी भी टांगे तोड़ के घर में बैठा दूंगा। काफी रात हो गई थी तो वो कहती है तुम रेस्ट करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बट मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ लेता है, आज रात यहीं रुक जाओ और मेरे साथ ही सोना। नैन्सी हैरान और कहती है अरे ये क्या, तुम ही आज बोल रहे हो सोने को। वो कहता है नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम रुकना चाहो तो रुक सकती हो। वो कहती है जब मिस्टर मो मुझे खुद बुला रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना। और फिर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी। वो कहता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हारे कपड़े चेंज कर रही हूँ। देखो तो तुमने आज सही से खाया भी नहीं है, तुम्हारे एब्स भी नहीं नजर आ रहे, पहले तुम्हारे एब्स हुआ करते थे, अब सिर्फ एक हड्डी रह गई है। कल को मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी ताकि तुम्हारे एब्स वापस आ जाएं। वो कहता है क्या तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। तो कहती है नहीं तो मैं अपनी फिक्र कर रही हूँ, तुम्हारे एब्स आएंगे तभी तो तुम मुझे अच्छे लगोगे और तभी मैं तुम्हें अच्छे से हक करके सो पाऊंगी। मिस्टर मो वाज लाइक तुम बहुत बुरी हो। फिर रात में जब वो उसके साथ सो रही थी तब उसे फिर से सपने आते हैं कि कोई उसके बच्चे को उससे अलग कर रहा है और बोल रहा है कि तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाओगी। तो नैन्सी उठ जाती है और डर के मारे उसे हक कर लेती है और कहती है मेरा बेटा भी जिंदा होगा, वो जिंदा होगा। फिर मिस्टर मो उसके क्लोज आने लगा था और उसे टच करने वाला था, पर ये उसका सपना निकलता है। टेंटन उसे उठाने लगी थी, मॉम प्लीज जल्दी उठ जाइए। कहती है मैं इतना कैसे सो रही हूँ, मेरी कमर में भी दर्द होने लगा है। टेंटन उसे बताती है कि आज मेरी क्लासमेट की बर्थडे पार्टी है और उसने मुझे अपने घर बुलाया है पार्टी पे। मम्मी आप भी अच्छे से कपड़े पहन के मेरे साथ चलना, क्या डैडी भी हमारे साथ जाएंगे। वो कहती है तुम्हारे डैडी अभी ठीक नहीं हुए हैं, जैसे वो ठीक होंगे तब जाएंगे। टेंटन कहती है आज तो डैडी बहुत खुश लग रहे थे, क्या इससे डैडी खुश हैं कि आप उनके साथ सोई थी रात को। अगर मैं भी डैडी के साथ सो जाऊं तो हम दोनों डैडी को जल्दी ठीक कर देंगे ऐसे तो। फिर वो दोनों जनी रेडी होकर उसके क्लासमेट की बर्थडे पार्टी पे आती हैं। वो बच्ची कहती है अच्छा तो ये है तेरी मम्मी के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, ना कोई डिजाइनर बैग है, लगता है तुम बहुत पुअर हो। तभी उस बच्ची की मम्मी आकर कहती है बेटा ऐसे मत कहो, हमें गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, और बच्चों को खेलने भेज देती है। पर फिर जब नैन्सी वॉशरूम में थी तब वो उसकी मॉम को बातें करते सुन लेती है, जो बोल रही थी कि मैं इन गरीब लोगों को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी, मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आई, इनकी इतनी औकात नहीं है। फिर वो बच्ची फैलने लगी थी और कहती है तैमतन और तोंग ने मिलके मेरा सामान चुरा लिया है, मेरी हेयरपिन चुरा ली, ये चोर है। तैमतन कहती है झूठ मत बोलो, ये हेयर क्लिप मेरे डैड ने मुझे दी है और उल्टा तुम मुझे मारी थी, वो तो तोंग ने मुझे बचा लिया। तो उस बच्ची की मम्मी नैन्सी को सुनाने लगी थी कि तूने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है, वो चोर है। नैन्सी कहती है मेरी बेटी सच बोल रही है, वो हेयर क्लिप उसके डैड ने उसे दी है, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है।
वो कहती है अच्छा मेरी बेटी सच बोल रही है, और मेरी बेटी ने तो ये भी बताया कि त्यांतन का कोई डैड नहीं है, जरूर तेरी बेटी लेजिटिमेट होगी। तुझे ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। नैन्सी कहती है मेरी बेटी की क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हारी और उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट वो उसे सुनाने लगी थी और उल्टा सीधा बोलने लगी थी। नैन्सी त्यांतन के कान में कुछ कहती है तो त्यांतन उसे वो हेयर क्लिप दे देती है और कहती है समझो कि मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दिया है, क्योंकि तुम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस बच्चे की मम्मी गुस्से में आके त्यांतन को मारने लगी थी, बट नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। मेरी बच्ची को हाथ में मत लगाना। वो कहती है तूने मेरा हाथ मोड़ा, पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है? वो कंपनी का मैनेजर है। तो नैन्सी से बताती है अच्छा क्या कोइंसिडेंस है, और मेरे हस्बैंड उस कंपनी के बॉस हैं। पर वो यकीन नहीं करती, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो मिस्टर मू को फोन करती है। तो त्यांतन उसे सब कुछ बता देती है कि उन्होंने हमें बुली किया है और झूठा आरोप लगाया चोरी का, जबकि वो हेयर क्लिप आपने दी थी, और अपने हस्बैंड की धमकी दे रही है कि उनका हस्बैंड मैनेजर है। अभी वहां पे उस लेडी का हस्बैंड आता है, पर उसकी साइड लेने के बजाय वो उसी को डांटने लगा था कि तुमने मिस्टर मो की वाइफ को परेशान किया, और उनसे माफी मांगता है और उसे भी उससे माफी मांगने को कहता है। नैन्सी कहती कोई बात नहीं, बच्चों का मामला है, बच्चों को हैंडल करने दो। बताओ त्यांतन तुम क्या चाहती हो? त्यांतन कहती है मम्मी इस बच्ची ने ना तोंगतोंग को भी मारा था, तो मैं चाहती हूँ कि ये तोंगतोंग से माफी मांगे। पर वो बच्ची माफी मांगने से मना कर देती है कि इसकी गलती है, इसने मुझे मारा। उसकी और अपनी मॉम की बात भी नहीं सुनती। तो नैन्सी कहती है बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। और फिर उस बच्ची को प्यार से समझाती है कि मैं तुम्हें वो वाली हेयर क्लिप दोबारा फिर दिला दूंगी, पर तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। समझो कि त्यांतन ने वो हेयर क्लिप तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दी है। और फिर तोंगतोंग को भी अपने साथ ले जाती है। तोंगतोंग का अंकल उसका थैंक यू करता है कि थैंक यू बच्चे को बचाने के लिए। वो कहती है तुम तोंगतोंग की अंकल हो, तुम इस बच्चे को अब्यूज करते हो, अगर दोबारा किया ना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्यों ना हम साथ चलकर बात करें। वो मना कर देती है, पर जब तोंगतोंग कहता है तो वो मान जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को खेलने भेज देते हैं। तो अंकल उसका थैंक यू करता है कि तुमने मेरे बच्चे की हेल्प की। वो कहती है तुम्हें दिखता नहीं है उस बच्चे की बॉडी पे कितने स्कार हैं, तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। वो सिर्फ अभी कुछ साल का बच्चा है और तुम लोग उसे बुली करते हो। उसकी मॉम है कहाँ, वो कैसे होने दे सकती है अपने बच्चे के साथ ऐसा। अंकल कहता है उस बच्चे को मैं लेके आया था ऑर्फनेज से, उसकी रियल मॉम का हमें पता नहीं है वो कहाँ है, शायद वो तोंगतोंग को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। नैन्सी को शक हो रहा था कि क्या तोंगतोंग उसी का बेटा है, और पूछती है क्या तुम्हें पता है कि तोंगतोंग की मॉम कौन है? वो कहता है नहीं। तो वो उस ऑर्फनेज का एड्रेस मांगती है, बट वो बताता है कि वो ऑर्फनेज अब वेयर हाउस बन गया है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। नैन्सी कहती है तोंगतोंग बहुत इंटेलिजेंट है, क्या वो अपनी हैकिंग स्किल से मेरी हेल्प कर देगा? जब मुझे उसकी जरूरत होगी तो मैं उसे बुला लूंगी। त्यांतन और तोंगतोंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तोंगतोंग कहता है टेंशन मत लो सिस्टर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। त्यांतन पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ पे है? तो बताता है कि मेरी मॉम नहीं है। वो कहती है तुम्हारी मॉम नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी मॉम को ले लो, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम, अब से तुम मेरे भाई हुए। तोंगतोंग पूछता है क्या आंटी सच में मैं आपको मॉम बोल सकता हूँ? वो कहती है हाँ जरूर, जब तक तुम्हारी रियल मॉम नहीं मिल जाती तब तक तुम मुझे मॉम बोल देना। तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझे भी मॉम मिल गई, पर कोई कैमरामैन उन सब के साथ में फोटोज खींच लेता है। त्यांतन डैड का थैंक यू करती है कि डैडी थैंक यू, आपने हमें बुली होने से बचाया, आप तो सच में के सीईओ हो। नैन्सी भी उसका थैंक यू करती है कि वैसे मैं तुम्हारे कंपनी के मामले में उसे घसीटना नहीं चाहती थी। वो कहता कोई बात नहीं। त्यांतन कहती है थैंक यू डैडी, अब मैं आपको ऐसे थैंक यू मम्मी आपको देती हूँ, आज रात आप मम्मी के साथ सो जाना, है ना मम्मी? आप सोचा होगी? वो कहती हाँ मैं अपनी बेटी की बात जरूर मानूंगी। त्यांतन जैसे जाती है वहाँ पे चूचू आ जाती है और कहती है देखो इस लड़की के कारनामे, जिन लड़कों के साथ फिरती रहती है, और उसे वो फोटोज दिखाती है। इनफैक्ट वो तोंगतोंग के अंकल के साथ की फोटोज थी। बट मिस्टर मू उसके बजाय चूचू से क्वेश्चन पूछने लगा था कि तुम्हारे पास ये फोटोज कहाँ से आई, तुम इसमें नजर रख रही हो? और वो चूचू को भगा देता है। पर जेलस मिस्टर मू उसकी गर्दन पकड़ लेता है, ये लड़का कौन है? तो वो बताती है कि ये तोंगतोंग का अंकल है। वो कहता है अच्छा तुम वो लड़का ढूंढ रही हो जो चल फिर सकता हो। नैन्सी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे जितना हैंडसम थोड़ी ना है, ना वो तुम्हारे जितना रिच है, तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगी? मैं अंधी हूँ क्या जो तुम्हें छोड़कर उसे चूज करूँ? चूचू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के सामने ऐसे वर्ड्स बोलने की? पर मिस्टर मू तो उसे इम्प्रेस हो रहा था और कहता है सच में तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जाओगी? चूचू को गुस्सा आ रहा था। नैन्सी कहती है अब तुम बाहर जाओगी, मुझे अपने हस्बैंड को मसाज देनी है। तो वो भाग जाती है। मिस्टर मू से पूरी बात पूछने लगा था,
पर नैन्सी को पता था कि मिस्टर मू को झूठ से नफरत है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती अभी और कहती है प्रॉमिस मैं आगे से किसी लड़के पे नजर नहीं रखूंगी। वो कहता है पक्का गारंटी ले रही हो ना? वो कहती है हाँ, अगर मैंने किसी की तरफ देखा ना तो मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। तो मिस्टर मू से टच करने लगा था तो कहती है तुम्हें मुझे टच करने से पहले अच्छे से ठीक होना होगा, फिर चाहे जितना मर्जी टच कर लेना। वो कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो कहती है पागल हो गए क्या, मैं तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर मिस्टर मू से बताता है कि कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा का बर्थडे है तो तुम्हें ही वो मीटिंग अटेंड करनी होगी और सबको हैंडल करना होगा। नैन्सी सोचती है सही है, अब इस मीटिंग के बहाने मैं उन दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। इधर ये माँ बेटी मिलकर दोनों प्लान बनाती हैं क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि शायद वो तोंग तोंग नैन्सी का बेटा है, इसलिए उसका डीएनए टेस्ट कराने का सोचती हैं। नैन्सी और त्यान त्यान पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। त्यान कहती है ग्रैंडपा क्या मैं अच्छी लग रही हूँ इस ड्रेस में? वो कहते हैं हाँ तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। फिर ग्रैंडपा नैन्सी को बताते हैं कि मिस्टर मू की कंडीशन अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें बोर्ड मेंबर्स और सब पार्टी वालों से बात करनी होगी, समझो कि अभी तुम ही मू फैमिली की सीईओ हो। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। फिर वो पार्टी में बेडास एंट्री करती है। सब उसे देख के हैरान थे तो बताती है कि मैं मिस्टर मू की वाइफ हूँ। वो लोग बातें बनाने लगे थे कि मिस्टर मू कहाँ पे है, क्या उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, एक लड़की का सहारा ले रहा है और उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तो वो कहती है अगर मिस्टर मू तुम लोगों से कॉम्परेशन कैंसिल कर देना तो तुम किसी लायक नहीं बचोगे, समझे तुम? और जिन बैंकों से तुम लोन लेते हो ना वो मिस्टर मू के ही हैं। ऐसा करके वो सबकी बोलती बंद कर देती है। आंटी भी कुछ बोलने वाली थी पर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं। पर कजिन सबको बताने लगती है कि ये सू फैमिली की बेटी नहीं है, ये नैन्सी है, इसने मिस्टर मू से पैसों के लिए शादी की है, इसकी रियल आइडेंटिटी ये है कि ये क्वीन बार की क्वीन है। तो लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अच्छा तभी तो सोचे हमने इसे कहाँ देखा है, हमने इसे बार में ऑर्डर किया था। और फिर जानबूझ के फेक फोटोज भी दिखाती है। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता तो कजन सबको फेक फोटोज दिखाती है। एक लड़का कहता है मिस्टर मू तो सुना है डिसेबल है, वो तो तुझे खुश नहीं कर पाता होगा तो हमारे पास आ जा। तो ग्रैंडपा गुस्से सबको चुप रहने को कहते हैं। सेक्रेटरी को मौका मिल जाता है, वो भी बड़बड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आता है, किसकी हिम्मत मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। सब लोग एकदम हैरान थे। नैन्सी सोचती है क्या सच में मिस्टर मू ही वन नाइट स्टैंड वाला लड़का है? वो आकर कहता है मैंने कुछ दिन का ब्रेक क्या लिया, तुम लोग अपनी औकात दिखाने लग गए, भूलो मत तुम सबकी इकोनॉमिक लाइंस मेरे हाथ में है। तभी वहाँ पे त्यान त्यान और तोंग तोंग आते हैं। इनफैक्ट नैन्सी ने तोंग तोंग से पहली बात कर ली थी तो तोंग तोंग ने बोला था कि मैं सब कुछ हैक करके पता लगा लूंगा जिसने भी तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश की है। तोंग तोंग आके कहता है मम्मी ये लेडी झूठ बोल रही है, ये आपके फेक फोटोज हैं, ये एआई से जनरेट की हुई हैं। और फिर उन्हें रियल फोटोज दिखाता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा था तो वो उसकी ऑडियो सुना देता है सबको। तो कजन पकड़ी जाती है तो मिस्टर मू कजन पे केस करने को बोल देता है। जब वो दोनों जैसे बाहर आते हैं नैन्सी उसके पैरों को छू के देखने लगी थी। वो कहता है हो गया तुम्हारा, छू लिया? वो कहती है तुम खड़ी हो सकते हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम भी बाकी ड्रामास की तरह डिसेबल होने का नाटक कर रहे थे? वो कहता है नहीं तो मैं सच में डिसेबल था पर तुम्हारे मोटिवेशन की वजह से मैं आज ठीक हो गया हूँ। और फिर उसे मनाने लगा था पर नैन्सी को गुस्सा आ रहा था कि मैं तो तुम्हें किसी और लड़की को देने वाली थी। और फिर उसे सब कुछ सच बता देती है कि मैंने ये सब आंटी और कजन से बदला लेने के लिए किया है क्योंकि उन्होंने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। मिस्टर मू कहता है टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अब मेरी लीगल वाइफ हो। तो दोनों हक कर लेते हैं। त्यान त्यान उन्हें देखने लगी थी और तोंग तोंग भी। तोंग तोंग कहता है त्यान त्यान तुम्हारी मॉम और वो आइस क्यूब क्या कर रहे हैं? त्यान त्यान कहती है चुप रहो, मॉम डैड को लव हो गया है, लगता है आज हमें भाई या बहन मिलने वाली है। पर वो दोनों उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें बुला लेते हैं। तो नैन्सी मिस्टर मू को बताती है कि तोंग तोंग त्यान त्यान का क्लासमेट है और बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए हैकिंग करके सब कुछ पता लगाया था। मिस्टर मू कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत बड़े हैकर हो और तुमने तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक कर लिया था, तुम सिर्फ 5 साल के बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हो? तोंग तोंग कहता है बच्चा किसे बोला बे? आइस क्यूब? मुझे नहीं पता चल रहा है मम्मी को तुम कैसे पसंद आ गए। मिस्टर मू कहता है तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? वो कहती है ये बहुत लंबी कहानी है। तोंग तोंग ये तुम्हारे डैड हैं तो अच्छे से पेश आओ, अब से त्यान त्यान के डैड भी तुम्हारे डैडी हैं। तोंग तोंग कहता है ये हमेशा आइस क्यूब फेस क्यों बना के रखते हैं, हमेशा खड़ूस वाला, मुझे इन्हें डैड कहने का मन नहीं कर रहा। मिस्टर मू कहता है और मुझे भी तुम्हें अपना बेटे बनाने का कोई मन नहीं कर रहा। वो कहती है क्या बोल रहे हो, तुम बच्चे के साथ बच्चा क्यों बन रहे हो? इधर ये कजन पागल हो गई थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
तभी आंटी अगर उसे बताती है कि नैन्सी का रियल में मिस्टर मू के साथ वन नाइट स्टैंड था, यानी वो बेटी मिस्टर मू की है। पर अगर मिस्टर मू को पता चला तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। पर नैन्सी को इस बारे में नहीं पता अभी तक, इसलिए उनके पास अच्छा मौका है। इधर नैन्सी बताती है कि उन लोगों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया था और मेरे बेटे को भी। उन लोगों ने एक ऑर्फनेज खोला था, पर रियल में वो वहाँ पे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। मिस्टर मू कहता है पर हमारे पास उनके खिलाफ प्रूफ नहीं है। वो कहती है तोंग तोंग भी उसी ऑर्फनेज से आया है, तो मैंने उसे इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, पर सारे प्रूफ उन लोगों ने खत्म कर दिए। मिस्टर मू कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम इस मामले में मत पड़ो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कहती है कजन तो बस उसका मोहरा है, रियल में सबसे पावरफुल उसकी मॉम है, आंटी, उसी ने सब खेल रचा है। मिस्टर मू कहता है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम रेस्ट करो, हमें सुबह त्यानतन को स्कूल भी छोड़ने जाना है। वो दोनों सोने लगे थे, तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि बाहर एक लड़की आई है और बोल रही है उसके पास आपका बच्चा है। वो दोनों हैरान। वो लड़की ग्रैंडपा और उन दोनों को बताती है कि उसका मिस्टर मू के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था 5 साल पहले, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और आज उसका बच्चा है। पर उसे उस टाइम पता नहीं चला था कि वो लड़का कौन था। पर फिर उसने मिस्टर मू की न्यूज़पेपर में फोटो देखी, तब उसे पहचान पड़ गई, इसलिए वो यहाँ पे आई है और बताती है कि मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत खुश रहे। मुझे पता है मिस्टर मू की ऑलरेडी वाइफ और बच्चा है। नैन्सी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो जिस होटल का एड्रेस बता रही थी वहीं पे तो उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था। और कहती है तुम झूठ मत बोलो, किसने तुम्हें भेजा है। पर वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, किसी ने मुझे नहीं भेजा। और मिस्टर मू का कार्ड दिखाती है, वो सच में मिस्टर मू का कार्ड था, इसलिए मिस्टर मू भी कंफ्यूज था। तो उसे बताने लगी थी कि 5 साल पहले मैं भी उस होटल में गई थी, पर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। ग्रैंडपा उसे उस लड़के और उस बच्चे का ध्यान रखने को बोल रहे थे कि पहले उनका डीएनए टेस्ट कराओ, अगर सच निकला तो तुम्हें उनकी केयर करनी होगी। नैन्सी को शक हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसी होटल में मिस्टर मू था, उसी होटल में वो लड़की, उसी होटल में मैं, और वन नाइट स्टैंड वाला लड़का मिस्टर मू है, पर फिर उसका कार्ड उसके पास कैसे आया। वो इस बारे में सोच रही थी, तभी उसे तोंग तोंग का अंकल मिल जाता है और वो भी उससे बात करने लग जाती है ताकि वो ऑर्फनेज का नंबर ले सके। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख के जेलस था, तो वो बताती है कि हम बस कोइंसिडेंटली मिले हैं। वो कहती है तुम जेलस हो रहे हो, पर तुम्हारा क्या, तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, अगर उसका बच्चा सच में तुम्हारा निकला क्या तुम्हें उसे सच में घर पे ले आओगे। वो कहता है अभी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ तो तुम मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो, तब तक तुम घर जाओ और त्यानतन का ध्यान रखो। तो वो गुस्से जाने लगी थी, पर फिर देखती है वो लड़की किसी से बात कर रही है। नैन्सी उसे उगलवाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है तुम पहले चले जाओ वरना मिस्टर मू तुम्हें बाहर निकाल देगा। नैन्सी कहती है तुम भी जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, तुम्हें ऑस्कर नहीं मिलने वाला। फिर वो तोंग तोंग को वहाँ भेजती है। तोंग तोंग वहाँ सीक्रेटली सीसीटीवी इंस्टॉल कर देता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। और वो दोनों 5 साल पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि मिस्टर मू और नैन्सी एक ही रूम में थे, यानी नैन्सी का मिस्टर मू के साथ वन नाइट स्टैंड था, ना कि उस लड़की का। और कहती है मैं मिस्टर मू को बता दूंगी कि त्यानतन उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। पर तभी उनकी कार के पीछे कोई पड़ जाता है, तो वो कार भगा लेते हैं, बट कार को आगे से और पीछे दोनों से घेर लेते हैं। तोंग तोंग को बचाने के लिए त्यानतन खुद बाहर आ जाती है, बट वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। ड्राइवर उनसे लड़ने लगा था, तो वो तोंग तोंग लेके भागती है, पर तोंग तोंग गिर जाता है और कहता है मम्मी आप मुझे छोड़ जाइए, आप भाग जाओ। वो कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इतने में गुंडा जाता है। वो कहती है तुम्हें सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना, और सीसीटीवी फुटेज दूसरी डायरेक्शन में फेंक के तोंग तोंग को लेके भाग लेती है। वो गुंडा सीसीटीवी फुटेज उठाने लगा था, तो वो दोनों भाग के बच जाते हैं। फिर वो घर आके देखती है मिस्टर मू उस लड़की के साथ बैठा है। तोंग तोंग कहता है मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव मत करो। मिस्टर मू कहता है डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है, यही वो लड़की है और इसका बच्चा मेरा है। नैन्सी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, पर मिस्टर मू उसे रेस्ट करने को कहता है। वो कहती है क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। वो लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, बट मिस्टर मू उसे भी इग्नोर करके चला जाता है। नैन्सी के रूम में आता है, तो वो कहती है मैं त्यानतन लेके यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है क्या बोल रही हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, और उसे हक कर लेता है कि ग्रैंडपा बहुत बीमार है, मुझे ग्रैंडपा की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, रियल में मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ। वो कहती है तुम्हें पता भी है त्यानतन हमारी रियल डॉटर है, तुम्हारी भी। और फिर सब कुछ बता देती है कि 5 साल पहले मेरी कजन ने मुझे ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से मैं होटल में पहुंच गई और वहां मुझे वन नाइट स्टैंड में तुम मिल गए। वो तो तोंग तोंग ने सीसीटीवी फुटेज ले ली, पर गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, इसलिए हमने सीसीटीवी फुटेज खो दी। मिस्टर मू कहता ओके, मैं सच पता लगाने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट नैन्सी ने पहले ही डॉक्टर को डीएनए टेस्ट करने के लिए बोल दिया था मिस्टर मू और त्यानतन का, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके।
पर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर फिर ग्रैंडपा रिजल्ट देखते हैं और पता चलता है कि मिस्टर मू और त्यानतन का डीएनए मैच नहीं करा। तो वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए ग्रैंडपा नैन्सी को वहां से जाने को बोल देते हैं कि तुम फौरन चली जाओ, और वो उस लड़की और उसके बच्चे को रखने को बोलने लगे थे। नैन्सी को डीएनए टेस्ट में गड़बड़ लग रही थी, तभी वहां पर चूचू आ जाती है और वो साथ में एक लड़की को भी लेके आई थी। और वो लड़का झूठ बोलने लगा था कि 5 साल पहले मेरे तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और त्यानतन मेरी बेटी है। नैन्सी कहती है झूठ मत बोलो, तुम तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। बट वो लड़का कहता है मैंने तुम्हें 1 लाख भी दिए थे और तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करे थे। नैन्सी कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पर चूचू तभी प्रूफ दिखाती है कि सच में 1 लाख ट्रांसफर हुए और नैन्सी खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो लड़का उसे ऑफर करने लगा था कि तुम मेरे साथ आके रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, खूब पैसा दूंगा। बट वो साफ साफ मना कर देती है। तभी वहां पे मिस्टर मू आ जाता है कि सॉरी तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, और चूचू के थप्पड़ डालता है और उस लड़के से पूछता है क्या सच में त्यानतन तुम्हारी बेटी है। वो लड़के मारे सच बोल देता है कि नहीं, त्यानतन मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। और फिर मिस्टर मू ने रियल डीएनए टेस्ट दिखाता है। मिस्टर मू का और त्यानतन का डीएनए एकदम मैच कर गया था, यानी वो दोनों बाप बेटी हैं। इनफैक्ट मिस्टर मू को ये भी पता चल गया था कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो उसका बच्चा नहीं है। वो लड़का उससे माफी मांगने चाहता है और सच बता देता है कि वो लड़की उसकी वाइफ है और वो बच्चा उसका है, प्लीज मेरी हेल्प करो। पर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है, मैं इसे नहीं जानती। वो लड़का उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगा था, तो वो सच से बता देती है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, पर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तब मैं प्रेग्नेंट हो गई और इससे बच के भागने लगी थी। तो इसने कहा कि मुझे पैसे देगा, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली, पर इसने मुझे धोखा दिया और तो और इसने सब कुछ बेच दिया, पैसों के लिए मेरे बच्चे को भी बेच रहा था। लड़का उस लड़की को मारने वाला था, पर नैन्सी रोक लेती है कि उस लड़की को टच भी मत करना, तुमने अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। मिस्टर मू उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वो लड़की नैन्सी और मिस्टर मू का थैंक यू करती है क्योंकि उसने तो उनके साथ बहुत बुरा किया था, पर वो लोग तब भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट उस लड़की ने ये सब आंटी और कजन के कहने पे किया था, क्योंकि वो तो बस किसी तरह से अपने बच्चे का फ्यूचर सुधारना चाहती थी। नैन्सी पूछती है पर तुम्हारे पास मिस्टर मू का कार्ड कहाँ से आया, तो वो बताती है कि चूचू ने उसे दिया था। तो मिस्टर मू चूचू को डांटता है। चूचू से माफी मांगने लगी थी कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, बट वो उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। मिस्टर मू नैन्सी से सॉरी बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की है, पर अच्छी बात यह है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। मिस्टर मू कहता है टेंशन मत लो, मैंने आंटी और कजन के साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं, जल्दी वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। वो कहती है सच कहूँ तो हमारे 4 बच्चे थे, पर आंटी और कजन ने 2 बच्चों को मार दिया और हमारा एक बेटा हमसे दूर है, पता नहीं वो कहाँ पे है, शायद वो जिंदा है और वो तोंगतोंग हो सकता है। तभी उसे कजन का मैसेज आता है कि उसने तोंगतोंग को किडनैप कर लिया है। मिस्टर मो कहता है वो तो बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बट वो कहती नहीं, वो तोंगतोंग को मार देगी अगर तुम मेरे साथ गए, मुझे अकेले जाना होगा। मिस्टर मो कहता है क्यों ना हम पहले तोंगतोंग के पेरेंट्स से बात करें। वो कहती नहीं, इसका टाइम नहीं है, हो सकता है तोंगतोंग हमारा बच्चा हो, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, और भाग जाती है। और फिर भाग के वहां आती है। कजन ने तोंगतोंग को बांध रखा था चेयर पे और कहती है ये तेरा बच्चा नहीं है, पर तू फिर भी इसे बचाने आ गई। नैन्सी कहती है मेरे बेटे को छोड़ दे, तू मुझसे बदला लेना चाहती है ना, तो मुझे पकड़ा। और कजन उसके पास चाकू फेंक के मारती है कि अपनी गर्दन पर चाकू रख। नैन्सी कहती है ओके, पर तू बच्चे को जाने देगी। तो तोंगतोंग को बचाने के लिए नैन्सी अपनी गर्दन पे चाकू रख लेती है। वो कहती है अब खुद को मार ले। तोंगतोंग कहता है मम्मी प्लीज ऐसा मत करो। वो कहती है डरो मत, मम्मी है ना तुम्हारे पास। पर नैन्सी खुद को मारने के बजाय भाग के जा कजन को पकड़ लेती है और चाकू उसकी गर्दन पे। कजन एकदम डर जाती है। वो कहती है तुझे क्या लगता है मैं बिना प्रिपेयर किया आऊंगी, मैं पिछले 5 सालों से यही कोशिश कर रही थी कि कब मैं तुम जैसे लोगों को सजा दूं। अगर तूने मेरे बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कजन कहती है हाँ तू जीत गई, अब मुझे मार दे, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। तेरे माँ बाप तुझे इतना प्यार करते थे, पर मेरी माँ मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती थी। मैंने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किए, पर वो सिर्फ मुझे यूज करती आई, फिर भी मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर पाई। तू अभी श्योर भी नहीं है कि तोंगतोंग तेरा बेटा है भी नहीं, तू तब भी उसे बचाने आ गई, पर मेरी माँ मुझे कभी बचाने नहीं आती। नैन्सी कहती है अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सरेंडर कर सकती हो और अपने गुनाहों की माफी मांग लो। और अपना चाकू नीचे कर लेती है। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। नैन्सी उसे छोड़ के चली जाती है, पर वो रोने लगी थी। तभी वहाँ पे उसकी मॉम यानी आंटी आती है। वो कहती है मॉम क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? पर उसकी मॉम यानी आंटी उसे डांटने लगी थी कि तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। कजन कहती है अगर मैं आपके सामने मर गई
तो आपका दिल टूटेगा, तब आपको मेरी फिक्र होगी। बट आंटी बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी और उसे डांटे छा रही थी और उसके करीब होने लगी थी तो मॉम डर जाती है। नैन्सी कहती है तुम ऐसा मत करो, तुम क्या कर रही हो, और उसे रोकने लगी थी। कजन कहती है मेरी मॉम को तो कभी मेरी फिक्र नहीं हुई, पर तुम्हें हो रही है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो तोंग तुम्हारा ही बेटा है और वो जिंदा है, मैंने उसे जिंदा छोड़ा था। सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। और भागीजा बिल्डिंग से कूद जाती है। तभी वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ गई थी तो वो तोंग को बचा के लेके जाने लगती है। मिस्टर मू कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। वो कहती कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं होते तो पुलिस सही टाइम पे नहीं पहुंचती। मिस्टर मू कहता है कजन ने खुद से बिल्डिंग से जंप किया है, इसका हम तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो टेंशन मत लो। पर उस आंटी के खिलाफ हमें कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। नैन्सी कहती है पर कजन ने मरने से पहले बताया था कि तोंग हमारा बच्चा है, हमें उसे अपने पास रखना होगा। वो कहता ओके, तो कल हम उसके पेरेंट्स से बात करने जाएंगे। वो दोनों अंकल से बात करते हैं क्योंकि वो तोंग की कस्टडी लेना चाहते थे, पर अंकल साफ साफ मना कर देता है। मिस्टर मो कहता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अंकल कहता है बात पैसों की नहीं है। नैन्सी कहती है मुझे पता है तुम तोंग को अपने बेटे जैसा समझते हो, पर हमें अपना बेटा वापस चाहिए। अंकल कहता है बात यह है कि मू फैमिली में कोई भी सेफ नहीं रहता, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, अगर तोंग को आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी तो। नैन्सी कहती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, तोंग को मैं सेफ रखूंगी। वो कहता ओके, पर तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम शेन फैमिली की बेटी हो। अब प्रूफ करने के लिए नैन्सी के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो आंटी के पास जाती है ताकि वो उसकी आईडी उसे वापस कर दे, पर वो मना कर देती है। उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, उनका प्लान कामयाब नहीं होता। तो मिस्टर मो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है हाँ मुझे पता तुम्हारा क्या आइडिया होगा, तुम जाओगे और तोंग को वहां से उठा लाओगे, या फिर तुम उसके अंकल की सारी कंपनी को खरीद लोगे। वो कहता है मैं क्या तुम्हारी नजरों में माफिया हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने की सोच रहा था। तभी बेस्टी नैन्सी को फोन कर बताती है कि न्यूज वायरल हो गई है। इनफैक्ट आंटी ने नैन्सी पे इल्जाम लगा दिया है कि उसने उसकी बेटी को मारा है, क्योंकि जिस टाइम वो बिल्डिंग से गिरी थी नैन्सी वहीं पे थी। पर आंटी झूठ बोलने लगी थी कि वो मिस्टर शेन की वाइफ है और उसकी कजन जो बेटी है वो उसकी बेटी थी मिस्टर शेन की। तभी वहां पे मिस्टर मू आता है और उसे पेंटिंग दिखाता है जो कि शेन फैमिली के मिस्टर शेन ने बनाई थी, यानी नैन्सी के डैड ने, और उस पे नैन्सी का नाम लिखा था, जिससे प्रूफ हो जाता है कि मिस्टर शेन की रियल बेटी नैन्सी है। नैन्सी खुद हैरान थी कि मिस्टर मू ने वो पेंटिंग कब खरीद ली। नैन्सी खुश हो रही थी तो मिस्टर मू कहता है, जिससे आंटी का सबके सामने पर्दाफाश हो जाता है। नैन्सी खुश होती है तो मिस्टर मू कहता है बताओ तुम अपने हस्बैंड को रिपे कैसे करोगी। वो कहती है बताओ मैं कैसे करूं। वो कहता है बातों से बात नहीं बनेगी, तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा एक्शन से। तभी नैन्सी को फोन आता है कि उस ऑर्फनेज में एक डॉक्यूमेंट मिला है, तो वो वहां पे उस डायरेक्टर से डॉक्यूमेंट लेनी चाहती है, पर वो मना कर देता है। तो वो चोरी छुपे तोंग की हेल्प से वहां पे जाती है। तोंग सब सीसीटीवी हैक कर लेता है ताकि कोई भी उसे देख ना पाए, पर वहां पे ऑलरेडी आंटी थी और कहती है तुझे ये चाहिए। इनफैक्ट आंटी उसे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो नैन्सी कहती है भूलो मत तुम्हारी बेटी क्यों मरी है, वो तुम्हारी वजह से मरी है, याद करो, तुमने उसे कभी अपनी बेटी जैसा प्यार ही नहीं किया, इसलिए उसकी डेथ हुई है। पर आंटी सच मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहां पर मिस्टर मू और बॉडीगार्ड आ जाता है। इनफैक्ट उन लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। जब वो अपने गुनाहों का चिट्ठा खोल रही थी तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। वो जैसे वो दोनों बात करने लगे थे, आंटी चुपके से उसके सिर पे टेबल मारने वाली थी, बट मिस्टर मू आ गया चाहता है और चोट उसके लग जाती है। वो कहती है क्या हो तुम्हें, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मिस्टर मू के सिर में चोट आ गई थी और कहता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था, वो कितनी बड़ा टेबल था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर बाकी ड्रामास की तरह तुम्हारी भी याददाश्त चली जाती तो ये ड्रामा और लंबा खिंच जाना था। बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम्हारे बिना मैं कैसे सरवाइव करती। वो कहता है तुमने तो 5 साल सरवाइव किया और मुझे इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए। वो कहती है ये 5 साल तो मैंने टेंशन की वजह से काटे हैं और तोंग को याद करती रहती थी, पर अब बात अलग है, अब तो हमारा घर है, हमारी फैमिली है। वो कहता सॉरी, आगे से मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो, उस आंटी को हमने पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। और उस वेयर हाउस को भी पकड़ लिया गया है जहाँ पे निर्दोष बच्चों पे एक्सपेरिमेंट होते थे। नैन्सी कहती है मेरे डैड कहते थे कि मेरी सबसे अच्छे लड़के से शादी होगी और वो लड़का मेरे सामने बैठा है। मिस्टर मो कहता है पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। वो कहती है हाँ उछलो मत, और उसके मारती है। चिल्लाने लगा था तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। वो कहता नहीं तो मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर उसके करीब होने लगा था। वो कहती तुम रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी वीक है। वो कहता टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, वैसे भी हम लीगली मैरिड हैं।
वो दोनों बच्चे झांक के देख रहे थे। तोंगतोंग पूछता है, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? टेंटन कहती है, हाँ ये दोनों बातें कर रहे हैं कि हमारा नया भाई बहन कब आएगा, फिर हम उनके साथ खेलेंगे। तोंगतोंग कहता है, और उस आइस क्यूब को क्या? मुझे तो वो अब भी पसंद नहीं है। टेंटन कहती है, देखो तो सही हमारे डैड कितने हैंडसम है और मम्मी को पसंद है। तुमने ड्रामास नहीं देखे क्या? जो सीईओ होते हैं वो ऐसे डोमिनेटिंग और खड़ूस होते हैं। मुझे तो ऐसे क्यूट लड़के बहुत पसंद है। काश फ्यूचर में मुझे भी ऐसे ही मिले, डैडी की जैसा क्यूट बॉयफ्रेंड। मिस्टर मो कहता है, तुम दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हो? वो कहते हैं, कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं सुना। मिस्टर मो त्योंगतोंग को बुलाता है और उसे देखने लगा था। वो कहता है, क्या हुआ आइस क्यूब? मिस्टर मो कहता है, तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसे दिखते हो। त्योंगतोंग कहता है, अच्छा हुआ, तुम्हारे जैसे दिखता तो बहुत बुरा लगता। टेंटन, तुम हमेशा कहते थे ना तुम्हें मेरी जैसी मॉमी चाहिए। सच ये है कि तुम मेरे सच में बेटे हो और मैं तुम्हारी सच्ची वाली मॉम हूँ। वो कहता है, सच में? वो कहती, हाँ, अब तुम्हें मॉम डैडी हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें कभी कोई बुली नहीं करेगा। हम चारों हमेशा खुश रहेंगे। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है, आखिर मुझे मॉमी मिल गई। टेंटन कहती है, और मुझे भी एक भाई मिल गया। ग्रैंडपा भी खुश होते हैं कि अब उन चारों की फैमिली हमेशा खुश रहेगी। नेक्स्ट डे नैन्सी तोंगतोंग को स्कूल लेके जा रही थी, पर तभी अंकल मिल जाता है और कहता है, मुझे तोंगतोंग को लेके जाना है। वो कहती, क्या हुआ? तो कहता है, मेरी सिस्टर बहुत बीमार है और तोंगतोंग के लिए रो रही है। नैन्सी मना कर देती है, पर वो कहता है, प्लीज उसे बचाने के एक ही रास्ता है, प्लीज ले चलो। नैन्सी कहती है, ओके, पर मेरी कंडीशन है, मैं तोंगतोंग को अपने साथ लेके जाऊंगी। इधर हम देखते हैं वो मिस तो पागल हुई पड़ी है और तोंगतोंग के लिए चिल्ला रही है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इनफैक्ट वो मेंटली इल है, क्योंकि जब भी तोंगतोंग उसके पास होता था वो हमेशा उसे बुली करती थी, उसे मारती रहती थी। तोंगतोंग कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरी मम्मी मुझे मिल गई है, वो बहुत अच्छी है तुमसे तो 100 गुना 1000 गुना। वो कहती है, मैं तुझे मारूंगी। नैन्सी कहती है, जबान संभाल के बात करो, ये मेरा बच्चा है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती। अब अंकल भी समझाने की कोशिश करता है, तोंगतोंग नैन्सी का बच्चा है, बायोलॉजिकल, पर वो पागल कहाँ सुनने को तैयार थी। तोंगतोंग कहता है, मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे इससे डर लगता है। वो कहती, डरो मत, तुम्हारे डैड अभी आ रहे होंगे। और मिस्टर मो को फोन कर देती है। मिसेस कहती है, प्लीज तुम मत जाओ, मॉम तुम्हें अभी कभी नहीं मारेगी। तुम्हें कंप्यूटर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारे कंप्यूटर्स लेकर दूंगी, प्लीज यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें फौरन भेजूंगी, तुम्हें टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाऊंगी। वो कहता है, नहीं, मुझे मेरी मम्मी मिल गई है, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा, मेरी बहन भी है, मेरे डैडी भी हैं। अंकल सॉरी बोलता है। नैन्सी कहती है, तुम चाहे जितना मर्जी सॉरी बोल लो, पर मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, तो तुमने मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। तभी वहां पर मिस्टर मो आता है, तो तोंगतोंग भाग के जो डैडी को हक कर लेता है। वो कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। वो मिसेस पागलों की तरह बोले जा रही थी, तो अंकल उसे रोकता है। मिस्टर मो कहता है, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, मैं वर्ल्ड के टॉप लॉयर्स लाया हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ केस लड़ना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, और तुम लोगों को तब तक नचाऊंगा जब तक तुम लोग कंगाल नहीं हो जाते, समझे तुम? और अपनी वाइफ यानी नैन्सी और तोंगतोंग को वहां से ले जाता है। नैन्सी कहती है, हस्बैंड तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे थे और पूरे सीईओ की तरह लाइनें मार रहे थे खींच खींच के। मिस्टर मो कहता है, शुक्र है तुमने मेरी तारीफ तो की। तभी टेंटन आकर तोंगतोंग को हक कर लेती है। भाई मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कितने टाइम में आए हो? मिस्टर मो कहता है, तुम वेट करो, मैं बच्चों के कपड़े चेंज करा कर लाता हूँ, और चला जाता है। नैन्सी वहाँ खड़ी थी, पर तभी लाइट बंद हो जाती है। वो कहती है, क्या हुआ? मिस्टर मो, टेंटन, टिंगटोंग, तुम कहाँ गए? तभी वो तीनों आते हैं। मिस्टर मो कहता है, हैप्पी बर्थडे, और वो दोनों भी हैप्पी बर्थडे मम्मी बोलने लगे थे। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, मैंने कितने सालों बाद बर्थडे मनाया है, डैड की डेथ के बाद तो मैं बर्थडे भूल ही गई थी, पर मैं इस बर्थडे को कभी नहीं भूलूंगी। टेंटन कहती है, डैडी आपने मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया ना, तो जल्दी से दे दो। मिस्टर मो टेंटन को लेटर देता है। इनफैक्ट वो उसके डैड का लेटर था, नैन्सी के डैड का, जिसमें उसके डैड ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया था। तो वो मम्मी डैडी को थैंक यू करती है कि आखिर उसने अपने मॉम डैड के लिए बदला ले ही लिया और अपने डैड की कंपनी भी वापस ले ली। फिर मिस्टर मो से रिंग दिखा के शादी के प्रपोज करता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, रियल वाली मैरिज नहीं। वो कहती है, पर हमारी तो शादी हो चुकी है। वो कहता है, तब तो मैं कोमा में था, मुझे अपनी शादी का याद भी नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तब हम दोबारा शादी करेंगे। टेंटन कहती है, वाओ, फिर तो डैडी रोज मेरे स्कूल में भी आया करेंगे। मैं सब बच्चों से अलग हूँ, किसी ने अपनी मम्मी डैडी की शादी अटेंड नहीं करी, पर मैं अपने मम्मी डैडी की शादी अटेंड करूंगी। मिस्टर मो कहता है, बताओ तुम्हें मंजूर है ना, मेरी टांगों में दर्द होने लगा है। वो कहती है, हाँ हाँ। तो वो जल्दी से रिंग पहना देता है और खड़ा हो जाता है। सब लोग क्लैप करते हैं। ग्रैंडपा भी बड़ा खुश होते हैं। टेंटन कहती है, ग्रैंडपा देखो, मैं एंजल बनी हूँ, आप मुझे एक प्रिंसेस ला के दोगे? तोंगतोंग कहता है, ग्रैंडपा मुझे भी अल्ट्रामैन चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं, ओके, तुम्हें प्रिंसेस और तुम्हें अल्ट्रामैन दोनों को ला के दूंगा। नैन्सी कहती है, मिस्टर मो थैंक यू गिफ्ट के लिए, इनफैक्ट मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहता है, कौन सा गिफ्ट? तो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मिस्टर मो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, यानी मैं फिर से डैडी बनने वाला हूँ। थैंक यू, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी हैं। अब मेरे पास वो सब कुछ है। तेंदन कहती है भाई बोला था ना कि मम्मी डैडी हमारे लिए नया भाई या बहन लेके आने वाले हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।